हेलो दोस्तों, मैं तिशा सिंह। आप सभी का क्लब आईएएस एस्पिरेंट चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस के टेस्ट नंबर 19 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस टेस्ट पेपर में सभी क्वेश्चंस एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, अगर आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेंशन कर दिया जाएगा। आप वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे पीडीएफ आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी को ठंडा करने में सहायता कर सकता है। ठीक है, पहला दिया हुआ है ज्वालामुखी उद्गार से निकले सल्फेट, दूसरा नमक के कण, तीसरा शुद्ध नाइट्रेट। ठीक है, बताना है कि कौन सा आपका कथन सही है। ठीक है, तो आप लोग एक बार आंसर करने की कोशिश करें और ऑप्शन दिया हुआ है आपके सामने। ठीक है, क्वेश्चन आपको क्लियर दिख रहा है आप लोगों को। चलिए, तो पहला स्टेटमेंट जैसा कि कह रहा है कि ज्वालामुखी उद्गार से निकले सल्फेट्स। ठीक है, तो पृथ्वी ठंडा कैसे होगा, बताएं। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग को पता है कि हमारी सूर्य की किरणें जो है, ठीक है, सूर्य के प्रकाश जब हमारे धरातल पर आता है तो हमारी धरातल गर्म होती है। इतना तो आप लोग को पता होगा कि सूर्य की किरणों से डायरेक्ट हमारा वायुमंडल गर्म नहीं होता है, बल्कि ये जो सूर्य की किरणें हैं हमारे धरातल पर जब आती हैं तो हमारा धरातल गर्म होता है और गर्म होकर के आसपास की वायु को गर्म करता है। ठीक है, यानी कि ये जो हमारा पार्थिव विकिरण है, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आई तो हमारा धरातल गर्म हुआ, तो धरातल गर्म होने से इससे जो ऊष्मा निकलती है हमारे धरातल से, ये आपका पार्थिव विकिरण कहलाता है। इसी पार्थिव विकिरण की वजह से हमारे वायुमंडल का ताप निर्धारित होता है। क्यों? क्योंकि आप लोग को पता होगा कि जो ये सूर्य की किरणें होती हैं हमारे वायुमंडल में आसानी से आ जाती हैं, क्योंकि ये लघु तरंग के रूप में आती हैं। ठीक है, लेकिन जो ये धरातल गर्म होकर के इससे जो ऊष्मा निकलती है ये दीर्घ तरंग के रूप में निकलती है। ठीक है, ये दीर्घ तरंग के रूप में निकलती है। तो ये जो हमारी जो पार्थिव विकिरण है, हमारी इस पार्थिव विकिरण को हमारा ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल जो गैसेज होती हैं इसको बाहर नहीं जाने देती हैं। ठीक है, इसको बाहर नहीं जाने देती है, इसको अपने अंदर ही रखती है। ठीक है, अपने एक आवरण के अंदर ही रखती है। तो इस वजह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो गर्म होती है। ठीक है, तो हमारे ताप का निर्धारण किसकी वजह से होता है? पार्थिव विकिरण की वजह से होता है, ना कि डायरेक्ट सूर्य की किरणों की वजह से। ठीक है, तो इसी तरीके से जो ज्वालामुखी उद्गार से निकलता है सल्फेट्स, ये क्या करता है? हमारे सूर्य के प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है और नमक के कण को भी परावर्तित कर देता है। नमक के कण भी जो होते हैं सूर्य के प्रकाश की किरणों को परावर्तित करते हैं और शुद्ध नाइट्रेट भी सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करते हैं। तो ऐसे में जब सूर्य की किरणें अगर परावर्तित होंगे तो हमारे वायुमंडल का तापमान क्या गर्म होगा? क्या नहीं ना, ठंडा होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी 1, 2 और 3 तीनों ही जो है हमारे पृथ्वी को ठंडा करने में सहायता करती हैं। ठीक है, सल्फेट्स, नमक के कण और शुद्ध नाइट्रेट। ठीक है, चलिए अगला देखिए। जैवोपचारण की निम्नलिखित तकनीकों पर विचार कीजिए। पहला है, उपर्युक्त जैवोपचारण तकनीकों में से कौन सी स्वस्थानीय प्रकृति की है? स्वस्थानीय पूछा है। ओके, ऑप्शन देखिए आप लोग, फिर आंसर करने की कोशिश करें। तो दोस्तों, जैवोपचारण तकनीक में होता क्या है कि जैसे मान लो कोई रासायनिक अपशिष्ट है या प्रदूषक है। ठीक है, मान लो कोई प्रदूषक है, वो भूमि या जल में मिश्रित हो गई, मिक्स हो गई। ठीक है, भूमि या जल को प्रदूषित कर दी। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ इस भूमि यानी कि मिट्टी में प्रदूषक को खत्म करना है या जल में प्रदूषक को हटाना है, यानी कि भूमि को और जल को अगर शुद्ध करना है तो इसके लिए क्या किया जाता है? इस जैवोपचारण तकनीक में सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म जीवों का प्रयोग किया जाता है यहाँ के पॉल्यूटेंट्स को खत्म करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा कि ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, ये सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? प्रदूषकों को भोजन के रूप में या ऊर्जा के स्रोत के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो सूक्ष्म जीव है क्या करेंगे? प्रदूषकों को या तो खा जाएंगे या तो ऊर्जा के रूप में उसका उपयोग कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ पे प्रदूषक रहेगा, मान लो कि किसी मिट्टी में या किसी जलीय सतह पर प्रदूषक है, तो यहाँ पे सूक्ष्म जीवों को बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, ताकि ये अपना ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि करे। तो यही जो है आपका जैवोपचारण
या बायो रेमेडिएशन कहलाता है। अब ये बायो रेमेडिएशन दो तरह का होता है। एक स्वस्थानीय यानी कि या तो प्रदूषक को उसी के स्थान पर जहाँ पे प्रदूषण है, ठीक है, जहाँ पे पॉल्यूटेंट्स उपस्थित है वहाँ पर ही आप इस तकनीक का प्रयोग करें, या फिर आप प्रदूषक को दूसरे स्थान पर ले जा करके वहाँ पे दूसरे स्थान पर ले जा करके आप जैवोपचारण करें, ठीक है। तो जहाँ अब जब आप उसी स्थान पे प्रदूषक जहाँ पे है आप उसी स्थान पे अगर प्रदूषण को खत्म करते हो, पॉल्यूटेंट्स को खत्म करते हो इस जैवोपचारण तकनीक द्वारा, तो वो स्वस्थानीय कहलाता है। जब आप पॉल्यूटेंट्स को किसी दूसरे स्थान अन्य स्थान पे ले जा करके खत्म करते हो उसके अंदर के पॉल्यूटेंट्स को, तो उसको जो है बाह्य स्थानीय के अंतर्गत रखा जाता है। अब इस स्वस्थानीय और बाह्य स्थान के अंतर्गत बहुत सारी तकनीक होती है जिसका आपको आंसर करना है कि कौन कौन सी तकनीक है जैवोपचारण में जो स्वस्थानीय के अंतर्गत आती हैं। ओके, जब आप लोग एनवायरनमेंट की कोई भी बुक पढ़ेंगे, मान लो आप दृष्टि की बुक पढ़ते हो, तो पॉल्यूशन वाले टॉपिक में आपका दिया हुआ है क्लियरली, काफ़ी अच्छे से सभी टॉपिक्स को कवर किया है, तो आप लोग वहाँ से भी कवर कर सकते हैं अगर आप लोग को डाउट लगता है कि आप कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो दृष्टि के पॉल्यूशन वाले टॉपिक में जाइएगा, ये दिया हुआ है। अब बताना है आपको स्वस्थानीय के अंतर्गत कौन सा आएगा, तो आपको बायो वेंटिंग, बायोस्पार्जिंग और बायो ऑगमेंटेशन। कंपोस्टिंग और बायोपाइल्स जो है ये आपके बाह्य स्थानीय के अंतर्गत आएगा, यानी कि इसमें क्या होगा कि पॉल्यूटेंट्स को दूसरे स्थान पर ले जा करके वहाँ पे सूक्ष्म जीवों को बढ़ा करके सूक्ष्म जीवों की संख्या में वृद्धि करके पॉल्यूटेंट्स को खत्म किया जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों जो है बाह्य स्थानीय के अंतर्गत आएंगे, और बायो वेंटिंग, बायोस्पार्जिंग और बायो ऑगमेंटेशन ये जो है तीनों स्वस्थानीय के अंतर्गत आएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। अगला देखिए, ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी सामग्रियां व्यावसायिक रूप से प्राप्त की जा सकती हैं, ठीक है। पूछा क्या है, ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी सामग्रियां व्यावसायिक रूप से प्राप्त की जा सकती हैं। यह भी काफी इजी क्वेश्चन है, बताना है कि कौन सा आपका सही आंसर है। तो एक बार देखिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों ई अपशिष्ट का अगर पुनर्चक्रण किया जाता है, ई अपशिष्ट क्या, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट, जैसे कि आपके घर में मान लो रिमोट खराब हो गया, टीवी खराब हो गई, आप अपने घर से ही एग्जांपल देख सकते हो कि चार्जर खराब हो गया, फोन खराब हो गया या मिक्सर खराब हो गई, तो आप इसको क्या करते हो, जब यूज किया खराब हो गया तो आप फेंक देते हो। तो इसका जब पुनर्चक्रण होता है तो इस पुनर्चक्रण के दौरान बहुत सारी सामग्रियां निकलती हैं, इन सभी जो आपके मशीन है या फिर जो भी आप टूल्स इस्तेमाल कर रहे हो, तो उसमें बहुत सारी ऐसी मेटल्स निकलते हैं, तो उसका उपयोग फिर से किया जा सकता है। तो अब आपको बताना है कि कौन सी ऐसी सामग्रियां हैं जिनका आप व्यावसायिक रूप से प्राप्त की जा सकती है इन ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के दौरान। सोना है, तांबा, कांच और प्लास्टिक्स, बताएं क्या होगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी सोना, तांबा, कांच और प्लास्टिक, इन सभी का ई अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के दौरान सामग्रियां प्राप्त की जा सकती हैं, जिसका व्यावसायिक रूप से प्रयोग भी किया जा सकता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक मिनट। निम्नलिखित में से कौन से पूरा जलवायु या अतीत की जलवायु के संकेतक हैं। ओके, पूरा जलवायु या अतीत की जलवायु के संकेतक हैं, ये आपको बताना है। तो पहले दिया है जीवाश्मित परागकण, वृक्षों के वलयाकार छल्ले, तीसरा गुफा निक्षेप और चौथा सरोवर निक्षेप। ओके, अब बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर मैं आप लोगों से पूछती हूँ, आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा है ना, आप लोग बताइएगा। अगला देखिए, रेडियोधर्मी प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, रेडियोधर्मी प्रदूषण केवल मानव जनित गतिविधियों के कारण होता है और इस प्रकार यह केवल पृथ्वी पर ही देखा जाता है, ठीक है। एक तो पहला क्या कह रहा है यहाँ पे कि केवल मानव जनित गतिविधियों के कारण रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है और यह केवल पृथ्वी पर ही देखा जाता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि दीर्घ अर्ध आयु वाले रेडियोधर्मी प्रदूषण कम अर्ध आयु वाले प्रदूषण की तुलना में मानव स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करते हैं। तीसरा कह रहा है कोबाल्ट, कैल्शियम, आयोडीन में रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं जो रेडियोधर्मी प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण का कारण बनते हैं। ओके, बताना है कौन सा कथन आपका सही है। ओके, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट आप लोग ध्यान से देखिए। पहला क्या कह रहा है कि रेडियोधर्मी प्रदूषण केवल मानव जनित गतिविधियों का नहीं, केवल मानव जनित
गतिविधियों के कारण रेडियोधर्मी प्रदूषण नहीं होता, बल्कि प्राकृतिक गतिविधियों के कारण भी, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उसकी वजह से भी रेडियोधर्मी प्रदूषण होता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और ये केवल पृथ्वी पर ही नहीं देखा जाता है, अन्य ग्रहों पर भी, ठीक है। तो आपका पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि दीर्घ अर्ध आयु वाले जो रेडियोधर्मी प्रदूषक होते हैं, ये कम अर्ध आयु वाले प्रदूषक की तुलना में मानव स्वास्थ्य को अधिक प्रभावित करते हैं। नहीं, देखिए, जो कम अर्ध आयु वाले रेडियो प्रदूषक होते हैं ये मानव स्वास्थ्य को ज्यादा प्रभावित करते हैं दीर्घ अर्ध आयु वाले रेडियोधर्मी प्रदूषक की तुलना में। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तीसरा देखिए, तो कोबाल्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा इस स्टेटमेंट को, ठीक है। आपका अगले कभी भी किसी भी एग्जाम में या फिर इसी क्वेश्चन को अगर किसी और तरीके से रखेगा आपके सामने तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखिएगा। कोबाल्ट, कैल्शियम, आयोडीन में रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं जो रेडियोधर्मी प्रदूषण और पर्यावरण निम्नीकरण का कारण बनते हैं। तो आपका ये पहला वाला स्टेटमेंट दोस्तों सही है, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिएगा। आपका ये जो तत्व है इनका नाम मैं लिख रही हूँ, आपको याद रहना चाहिए। जैसे निकल, ठीक है, निकल है, निकल 63 ये समस्थानिक जो है ये रेडियोधर्मी गुण प्रदर्शित करता है। क्रोमियम 51 यानी 51, ओके। कोबाल्ट 57। आगे देखिए, कैल्शियम 47, कैल्शियम 47। आयोडीन, ये समस्थानिक है सभी तत्वों के जिनसे जो रेडियोधर्मी गुण प्रदर्शित करते हैं। आयोडीन 123 और क्रिप्टॉन, ठीक है, क्रिप्टॉन 85, ओके। ये तत्व जो है आप इसको ध्यान रखिएगा। ये सभी जो है निकल 63, क्रोमियम 51, कोबाल्ट 57, कैल्शियम 47, आयोडीन 123, क्रिप्टॉन 85, ये सभी जो है रेडियोधर्मी समस्थानिक होते हैं। याद रख लीजिएगा। कभी मान लो इन तीनों तत्वों की बजाय अन्य तत्वों के नाम आपके सामने रख दे तो आपको वहां पे गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका आंसर सही हो जाना चाहिए यहाँ पे, ओके। चलिए, तो आपका केवल एक कथन सही था तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, ईंधन के रूप में उपयोग किए जाने वाला ब्लैक लीकर, ठीक है। ब्लैक लीकर क्या है, ये ब्लैक लीकर क्या है दोस्तों, तो कागज और लुगदी उद्योग में उप उत्पाद के रूप में प्राप्त किया गया जैव ईंधन है, ठीक है। ये ब्लैक लीकर क्या है, जो कागज और लुगदी उद्योग होता है तो उसमें ये एक उप उत्पाद के रूप में निकलता है और इसका प्रयोग जो है जैव ईंधन के रूप में किया जाता है, तो इसी को ब्लैक लीकर कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है कि यह एक नीतिगत दृष्टिकोण है, इसमें उत्पादक अपने द्वारा उत्पादित उन उत्पादों के निपटान के प्रबंधन का उत्तरदायित्व लेते हैं जो उपभोक्ताओं के लिए उपयोग नहीं होते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है कि यह निपटान की लागत का आर्थिक बोझ सरकार से उत्पाद के निर्माता पर स्थानांतरित करता है, ओके। बताना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए, तो दोस्तों उस विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व इसमें क्या प्रावधान है, इसमें यह प्रावधान है कि जैसे मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, किसी वस्तु का उत्पादन कर रही है तो उस उत्पादन के दौरान कुछ ऐसी वस्तुओं का उत्पादन भी हो रहा है या कहें तो उप उत्पाद, ऐसी वस्तुओं का भी उत्पादन हो रहा है जो ग्राहकों के लिए, जो उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी नहीं है। तो ऐसे में जो ये उपयोगी नहीं है इसका निपटान कौन करेगा, इसका निपटान क्या सरकार करेगी या फिर ये नगर पालिका वगैरह करेंगे, नहीं, इसका निपटान कौन करेगा, जो कंपनी इन प्रदूषकों का उत्पादन कर रही है या फिर इन उत्पाद का उत्पादन कर रही है, ये कंपनी का निर्माता ही जो है इन सभी उत्पादों का निपटान करेगी, ठीक है। इन सभी उत्पादों के निपटान का प्रबंधन करेगी, यही जो है विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व होता है, ठीक है। यानी कि जो भी
पॉल्यूटेंट्स हैं, मान लो पॉल्यूटेंट्स नहीं, अन्य उत्पाद जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक है, तो ऐसे में उन सभी उत्पादों का निपटान एक कंपनी ही करेगी जो जिन वस्तुओं का उत्पादन कर रहा है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही हो गया। और दूसरा कह रहा है कि जो निपटान की लागत का आर्थिक बोझ है वो सरकार से उत्पाद के निर्माता पर स्थानांतरित करता है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, यानी 1 और 2 दोनों। अगला देखिए, डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन जो उभरते हुए वायु प्रदूषक हैं को अत्यधिक प्रदूषणकारी और विषाक्त रसायनों के रूप में वर्गीकृत किया गया है जिनका मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत हैं जिनसे ये उत्पन्न होते हैं? तो डायरेक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन के बारे में, कि ये जो डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन है ये जो होते हैं दोस्तों, ये क्लोरीन युक्त सुगंधित यौगिक होते हैं। ये वैसे प्राकृतिक रूप से नहीं इनका स्राव होता है, यानी कि प्रकृति में नहीं पाए जाते हैं प्राकृतिक रूप से, बल्कि ये मानव जनित गतिविधियों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये क्लोरीन युक्त सुगंधित यौगिक होते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा है? डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन जो है ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं, इनके स्रोत क्या है? ठीक है, अब स्टेटमेंट देख लीजिए। तो सिगरेट पीने से ही इसका उत्सर्जन होता है, रंग और रंग द्रव्य से इसका उत्सर्जन होता है, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट दहन से जो है इसका उत्सर्जन होता है, वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए कोयला दहन के माध्यम से भी डाइऑक्सिन फ्यूरिन का उत्पादन होता है या फिर ये विकसित होती है। तो बताना है कौन सा कथन आपका सही है, बताइए। तो दोस्तों, डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन का स्रोत जो है, अगर हम बात करें कि कहाँ से उत्पन्न होते हैं, तो सिगरेट पीने की वजह से जो सिगरेट की धुआं होती है उससे उत्पन्न होता है, और साथ ही में जब मोमबत्ती हम लोग जलाते हैं तो उससे भी होता है। पीवीसी निर्माण में भी ये इसका मुख्य स्रोत है। पीवीसी विनिर्माण से जो है ये डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन का स्राव होता है। इसके अलावा रंग और रंग द्रव्य हो गया, नगर पालिका ठोस अपशिष्ट के दहन से भी इसका उत्सर्जन होता है। वाणिज्य उद्देश्यों के लिए जो कोयला दहन होता है, तो कोयला दहन से भी इसका उत्सर्जन होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी कि सभी। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखिए, तापीय अपघटन और गैसीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, तापीय अपघटन और गैसीकरण में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि जो ठोस अपशिष्ट होते हैं, प्रदूषक होते हैं, उनको अगर आप खुले में जलाएंगे तो ऐसे में क्या होगा कि कचरे का निपटान तो होगा, लेकिन प्रदूषण और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि उस कचरे के अगर हम जलाते हैं तो जलाने से क्या होगा कि वो हमारे वायुमंडल में खुले में वो सारी जो प्रदूषित गैसें होती हैं और ज़्यादा प्रदूषण को बढ़ाएगा। ठीक है, जो हमारे एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे में तापीय अपघटन और गैसीकरण का कॉन्सेप्ट आया है। अब चलिए स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है। पहला स्टेटमेंट है कि यह जहाँ तापीय अपघटन ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक पदार्थों में ऊष्मीय रूपांतरण की प्रक्रिया है, वहीं गैसीकरण एक तापीय रासायनिक प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ठीक है, इसमें कह रहा है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बायोमास को दहनशील गैस में परिवर्तित करती है। दूसरा कह रहा है गैसीकरण की प्रक्रिया में सामान्यतः तापीय अपघटन की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो दोस्तों पहला कथन जो है आपका कि जो तापीय अपघटन होता है, तापीय अपघटन में उच्च ताप पर ठोस अपशिष्टों को जलाया जाता है और इससे जो गैसेस निकलती हैं हानिकारक, उसको उष्मा में परिवर्तित कर दिया जाता है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो तापीय अपघटन जो है पायरोलिसिस, ये उष्मा की उपस्थिति में नहीं बल्कि अनुपस्थिति में होता है। ठीक है, उष्मा की अनुपस्थिति में होता है। तो यहाँ पे आपका ये स्टेटमेंट गलत हो गया। और गैसीकरण कह रहा है कि गैसीकरण ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो गैसीकरण ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो यानी कि ये जो स्टेटमेंट है एक दूसरे के अपोजिट दे दिया है। तापीय अपघटन उष्मा की अनुपस्थिति में होगा और गैसीकरण उष्मा की अनुपस्थिति में होगा। ठीक है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा, सॉरी। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और दूसरा कह रहा है कि गैसीकरण की प्रक्रिया में सामान्यतः तापीय अपघटन की तुलना में अधिक तापमान की आवश्यकता होती है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, जैविक संकेतक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये पर्यावरणीय सफाई की प्रगति की निगरानी में मदद करते हैं। दूसरा, ये प्रजातियां
जो कम घुलित ऑक्सीजन वाले अत्यधिक प्रदूषित जल में जीवित रह सकती हैं। तीसरा, ट्यूबिफेक्स, कीट लावा, मेंढक जैविक संकेतक के उदाहरण हैं। ओके, ये जो जैविक संकेतक होते हैं ये हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य की निगरानी करते हैं, यानी कि हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य में जैसे ही थोड़ा बदलाव आता है तो ऐसे में ये जो जैविक संकेतक प्रजाति है, जीव है या फिर पादप है, इनके एक्टिविटीज़ में परिवर्तन आने लगता है, जीवों की एक्टिविटीज़ में परिवर्तन आने लगता है। या पादप होते हैं तो उनके पत्तियों में, उनके तनों में बदलाव आने लगता है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये एक संकेतक के रूप में कार्य करते हैं ये पादप और जंतु। ठीक है, चाहे ये जलीय जंतु हो या फिर स्थलीय जंतु हो, पादप भी कैसा भी हो, अगर एनवायरनमेंट में थोड़ा सा भी हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य में थोड़ा सा भी बदलाव आता है तो इनमें भी बदलाव आने लगता है। तो जिससे कि हम समझ जाते हैं कि हमारे पर्यावरण में किस तरह की किस किस गैसों की बढ़ोतरी हो रही है, घटोतरी हो रही है, हमें ये पता चल जाता है। क्योंकि हर पादप की अपनी एक विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, एक उसकी अलग उसका अनुकूलन होता है कि किसी गैसेस के लिए वो ज़्यादा अनुकूलित होता है, किसी गैसेस के लिए वो कम अनुकूलित होता है। तो इस आधार पे हम लोग हमारे जो पर्यावरणविद होते हैं अनुमान लगाते हैं। ओके, तो चलिए पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि यह पर्यावरणीय सफाई की प्रगति की निगरानी मदद करता है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। ये वे प्रजातियां होती हैं जो कम घुलित ऑक्सीजन वाले अत्यधिक प्रदूषित जल में जीवित रह सकती हैं। अब देखो, क्योंकि कम घुलित ऑक्सीजन वाले अत्यधिक प्रदूषित जल में ये जीवित रह सकती हैं, तो यानी कि अगर ये मरने लगे तो इसका मतलब ये है कि अब जल में ऑक्सीजन खत्म हो गया है। ठीक है, जल जो है अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी है। तो ऐसे में हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं और ये जैविक संकेतक के रूप में हमें बताने लगते हैं कि अब जल में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है जल में। ठीक है, तो इसी आपका दूसरा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, यहाँ पे सही हो जाता है। और जो इसी तरीके से जैविक संकेतक प्रजातियों में जैसे ट्यूबिफेक्स हो गया, कीट लार्वा हो गया, मेंढक हो गया, ये सभी जो है जैविक संकेतक के उदाहरण है। तो तीनों आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला देखिए, जैव खनन यानी कि बायो माइनिंग क्या है, बताएं। तो दोस्तों ये चट्टानों के अयस्कों या खदान के अपशिष्ट से धातुओं के निष्कर्षण के लिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग करने की प्रक्रिया है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है कि चट्टानों के अयस्कों या खदान से अपशिष्ट, जो खदान के जो अपशिष्ट होते हैं उनमें से अगर धातुओं का निष्कर्षण करना है तो धातुओं के निष्कर्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का। तो इसीलिए इसको कहते हैं बायो माइनिंग। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से हाइड्रोजन ईंधन सेल के संभावित लाभ है। ओके, हाइड्रोजन ईंधन सेल के संभावित लाभ हैं, इसमें दिया पहला कि ये सस्ते और किफ़ायती हैं, दूसरा उनका प्रबंधन एवं संग्रहण करना आसान होता है, तीसरा वे हानिकारक उत्सर्जन नहीं करते हैं, चौथा वे रॉकेट में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ओके, तो बताएं इसका सही उत्तर क्या होगा। क्या ये सस्ते और किफ़ायती होते हैं, ऑप्शन देखिए एक बार फिर आंसर करने की कोशिश करें। तो जो ये हाइड्रोजन ईंधन सेल है, क्या ये सस्ते और किफ़ायती होते हैं, क्या ये आपको सस्ते दर पे मिल जाएगा, सस्ते दाम पर? नहीं, आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि इनका प्रबंधन और संग्रहण करना आसान होता है। ये हाइड्रोजन ईंधन सेल का प्रबंधन और संग्रहण करना आसान नहीं होता है, आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि वे हानिकारक उत्सर्जन नहीं करते हैं, तो ये आपका तीसरा स्टेटमेंट सही है। चौथा भी है कि वे रॉकेट में ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, तो चौथा स्टेटमेंट भी सही है। तो पूछा है कौन सा आपका सही उत्तर है, सही कथन है, तो तीसरा और चौथा स्टेटमेंट आपका सही था, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला देखिए, माइक्रोबियल ईंधन सेल के विभिन्न अनुप्रयोग क्षेत्र क्या हैं। ओके, पहला है अंतर्जलीय निगरानी उपकरणों को ऊर्जा प्रदान करना, दूसरा रिमोट सेंसर को ऊर्जा की आपूर्ति, तीसरा अपशिष्ट जल उपचार, चौथा बायो हाइड्रोजन का उत्पादन। ओके, बताना है कौन सा आपका कथन सही है। तो इस माइक्रोबियल ईंधन सेल में क्या होता है दोस्तों कि रासायनिक ऊर्जा को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। बैक्टीरिया के माध्यम से रासायनिक ऊर्जा को ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया के माध्यम से विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, यानी रासायनिक ऊर्जा से ये विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। ओके,
कुछ जीवाणु होते हैं जैसे एक्सो इलेक्ट्रोजेंस जीवाणु होता है, इसका प्रयोग जो है माइक्रोबियल ईंधन सेल के रूप में किया जाता है, ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अब बताना है आपको कि इसके अनुप्रयोग क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं, यानी माइक्रोबियल ईंधन सेल का प्रयोग कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। तो दोस्तों आपका पहला दिया है अंतर्जलीय निगरानी उपकरणों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए, तो बिल्कुल पहला स्टेटमेंट सही है कि जो अंतर्जलीय निगरानी उपकरण होते हैं उनमें ऊर्जा प्रदान करने के लिए किया जा सकता है। और रिमोट सेंसर को ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भी किया जा सकता है, अपशिष्ट जल उपचार के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है, और बायो हाइड्रोजन का उत्पादन करने के लिए भी माइक्रोबियल ईंधन सेल का प्रयोग किया जा सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, अगला कह रहा है ऊष्मीय प्रदूषण के कारण तापमान वृद्धि का यह सामान्य रूप से ज्ञात प्रभाव निम्नलिखित में से कौन सा है। ऊष्मीय प्रदूषण क्या होता है, या तो तापमान में बढ़ोतरी होने लगती है या तापमान में कमी आने लगती है, यही आपका थर्मल पॉल्यूशन है। जरूरी नहीं कि तापमान में बढ़ोतरी हो तभी, बल्कि तापमान में अगर कमी भी आती है, तापमान में उतार चढ़ाव हो बहुत ज़्यादा, तो उसमें प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि ऊष्मीय प्रदूषण के कारण तापमान वृद्धि का सामान्य रूप से ज्ञात प्रभाव, ठीक है। तो अगर तापमान में वृद्धि होती है तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला दिया है कि समुद्री जीवों के चयापचय की दर में कमी, दूसरा जैविक पदार्थों के अपघटन की दर में वृद्धि, तीसरा जल निकायों में अवायवीय परिस्थिति का विकास। ओके, अब बताना है आपको कौन सा कथन सही है। ओके, तो दोस्तों जब तापमान में वृद्धि होगी तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो समुद्री जीवों के चयापचय की दर में कमी नहीं बल्कि वृद्धि हो जाएगी। ओके, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है जैविक पदार्थों के अपघटन दर में वृद्धि होगी, तो बिल्कुल अगर तापमान में बढ़ोतरी होती है तो ऐसे में जो जैविक पदार्थों के अपघटन की दर क्या होती है, बढ़ जाती है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। और जल निकायों में अवायवीय परिस्थिति का विकास होता है, जैसे आपको पता होगा कि अगर तापमान में बढ़ोतरी होती है तो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लगती है, यानी कि जल में जो है ऑक्सीजन की मात्रा, अगर तापमान बढ़ेगी तो जल में ऑक्सीजन क्या होगा, कम होने लगेगा, ठीक है। और नॉर्मली अगर जल ठंडा रहता है तो ऐसे में वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है या फिर सही रहता है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अगर तापमान में बढ़ोतरी होगी तो जल में घुलित ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी, तो यहाँ पे अवायवीय परिस्थिति का विकास होगा, ठीक है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा तीसरा सही है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ओके, अगला देखिए, आज पता है कल से शाम से ही मेरी ना ऊपर वाली राइट साइड वाली दांत निकल रही है, ऊपर वाली, वैसे नीचे वाली 2 निकल चुकी है, जो जिसको कहते हैं बुद्धि वाला दांत, तो ऊपर वाला निकल रहा है लेफ्ट साइड का। इतना दर्द दे रहा है कि मतलब ऐसा फीवर जैसा लग रहा है, और बोला भी नहीं जा रहा है, ऐसे बार बार मेरा ध्यान जो है, मेरा जीभ जो है ऊपर की साइड ही जा रहा है जहाँ दांत निकल रहा है, ऐसा कि अभी कितना निकला, और इतना इधर स्वेलिंग है, क्या बताऊं, बुढ़ौती में जाके दांत निकल रहा है सब। पहले नीचे का तो 2 निकल चुका है, ठीक है, जब निकलता था पहले तब भी दर्द देता था, अभी भी इतना दर्द दे रहा है, बोला नहीं जा रहा है, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और इधर एक साइड से लेफ्ट साइड वाला मेरा चेहरा है ना, इसे तो थोड़ा बड़ा सा लग रहा है, मतलब थोड़ी स्वेलिंग हो गई है, तो अजीब सा ही लग रहा है बिल्कुल आज। और पता नहीं ऐसा दांत निकलता है तो पीठ भी थोड़ा गड़बड़ सा लगता है। आप लोगों को भी ऐसा होता है क्या, कि मतलब अगर दांत निकले, अभी पता नहीं आप लोग, बहुत लोगों को निकल रहा होगा, बहुत लोगों को नहीं, तो ऐसे में ना पता नहीं कैसा ही लगता है, पेट भी गड़बड़ सा लगता है, दर्द भी कर रहा है, और फीवर जैसा भी लग रहा है, सिर भारी भारी सा, एक साइड से चेहरा एकदम अजीब सा ही लग रहा है, कुछ मन नहीं कर रहा है बोलने का, लेकिन क्योंकि क्लास आप लोग की ब्रेक हो रही है, मेरी वजह से प्रॉब्लम आ रही है, तो इस वजह से मैंने सोचा क्यों ना क्लास ले ही ले, क्योंकि अब एग्ज़ाम के लिए टाइम भी बहुत कम बचे हैं, और आप लोगों से मैंने प्रॉमिस भी किया है, तो आप लोग का प्रॉमिस भी पूरा करना है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे आप लोगों से, आप लोग का टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे, एग्ज़ाम हो जाएगा ना फिर आप लोगों से खूब सारी बातें करेंगे, ठीक है। चलो, संसाधनों के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण यानी यूएनएफसी संबंधित है। ओके, संसाधनों के लिए संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क वर्गीकरण संबंधित है, किससे संबंधित है, तो दोस्तों ये वैश्विक खनिज और विभिन्न ऊर्जा संसाधनों के वर्गीकरण एवं प्रबंधन से संबंधित है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए,
पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेम क्वेश्चन आपका लास्ट टेस्ट जब हुआ था 18 टेस्ट नंबर 18 में, वो भी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी का था, उसमें भी सेम यही क्वेश्चन था लगभग। ठीक है, तो पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कह रहा है कि इसके तहत केवल वनों, घास के मैदानों, पर्वतों और महासागरों में पारिस्थितिकी तंत्र की पुनर्बहाली को शामिल किया गया। ठीक है, दूसरा, पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के दृष्टिकोण के 3 लक्ष्य हैं। तीसरा, इसमें प्राकृतिक विश्व के पुनर्स्थापन हेतु 10 सूत्री कार्य नीति को शामिल किया गया है जो हम सभी लोगों का समर्थन करती है। ओके, ऑप्शन देख लीजिए आप लोग, फिर आंसर करने की कोशिश करें। अब देखो, इनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो थोड़े से समझदार होंगे और थोड़े से स्मार्ट भी होंगे। अगर उनको ये समझ में आ गया हो कि जो पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक है, इसमें क्या केवल वनों और घास के मैदानों और पर्वतों और महासागरों में पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली को शामिल किया जाएगा या अन्य क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया जाएगा? तो भाई केवल के आधार पर यानी कि केवल इन्हीं, तो आपको बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को गलत मान लेंगे और गलत मान करके फिर ये पहला यानी कि पहला स्टेटमेंट इसमें भी है, तो 3 ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया स्टेटमेंट। आपका बच्चा क्या, ऑप्शन बी बचा। आंसर हो जाएगा आपको 2 और 3। तो एग्जाम में अगर आपके पास यही एक मतलब क्वेश्चन इस तरह से आए जहाँ पे आपको लगे कि ये स्टेटमेंट गलत है, तो फिर ऑप्शन चेक करिए, आपका आंसर सही निकलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके तहत अगर हम बात करें तो इसमें केवल वनों, घास के मैदानों, पर्वतों और महासागरों को ही नहीं शामिल किया गया है, बल्कि व्यापक क्षेत्रों को शामिल किया गया, यानी कि इसमें 8 व्यापक श्रेणी शामिल है। इसके अंतर्गत आपका कृषि भूमि भी है, आपका वन है, वन तो मान लो इसमें लिखा हुआ है। ताजे जल का जो क्षेत्र है इसको भी इसमें शामिल किया गया है, यानी ताजे जल में पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली को भी शामिल किया गया है। झाड़ियों को भी शामिल किया गया है। ठीक है, झाड़ियां और सवाना क्षेत्रों को शामिल किया गया है। और पीटलैंड जो है, पीटलैंड को भी शामिल किया गया है। तो न केवल वनों, घास के मैदानों, पर्वतों और महासागरों में पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली को शामिल किया गया, बाकी इन सब क्षेत्रों को भी शामिल किया। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा सही है कि पारिस्थितिक तंत्र पुनर्बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक के दृष्टिकोण के 3 लक्ष्य हैं, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा है कि इसमें प्राकृतिक विश्व के पुनर्स्थापन हेतु 10 सूत्री कार्य नीति को शामिल किया गया है जो हम सभी लोगों का समर्थन करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, तो भारत के जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत संदूषण को रोकने के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट को उनके उत्पादन के कितने घंटों के भीतर उपचारित किया जाना चाहिए, कितने घंटों के भीतर उपचारित किया जाना चाहिए? ठीक है, तो जो ये संदूषण को रोकने के लिए जैव चिकित्सा अपशिष्ट, ठीक है, जैव चिकित्सा अपशिष्ट का निपटान जो है या क्या है, तो इसको कितने घंटों के भीतर, यानी उत्पादन के कितने घंटों के भीतर उपचारित किया जाना चाहिए, तो 48 घंटे के भीतर। ओके, चलिए अगला देखिए, पादप उपचार या फाइटोरेमेडिएशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे आपका पहला ही क्वेश्चन आया था बायोरेमेडिएशन, तो इसी बायोरेमेडिएशन में ही आपका फाइटोरेमेडिएशन, ठीक है, फाइटोरेमेडिएशन वाला टॉपिक आता है। तो यहाँ पे अब चलिए पहला स्टेटमेंट पढ़िए। पहला दे रहा है कि फाइटोवोलेटिलाइजेशन संदूषकों को वायुमंडल में निर्मुक्त करने हेतु गैसीय अवस्था में परिवर्तित करता है। दूसरा, फाइटो एक्सट्रैक्शन में भूमि के ऊपर स्थित या कटाई योग्य बायोमास में संदूषकों को संचित करने हेतु पादपों की क्षमता का उपयोग किया जाता है। ओके, तीसरा कह रहा है कि सूरजमुखी और सरसों के पादप वाणिज्यिक फाइटोरेमेडिएशन तकनीक के लिए उपयुक्त हैं। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, इसमें क्या होता है दोस्तों, प्रदूषकों को, यानी कि अगर मृदा में प्रदूषक है तो इसमें ऐसे पौधों का प्रयोग किया जाएगा जो प्रदूषकों को अवशोषित करके अपने ऊतकों में संचित कर ले। ठीक है, जैसे कि आपका पहला स्टेटमेंट दे रहा है कि फाइटोवोलेटिलाइजेशन संदूषकों को वायुमंडल में निर्मुक्त करने हेतु गैसीय अवस्था में परिवर्तित करता है। तो देखो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं
जो क्या करते हैं कि पृथ्वी के अंदर के ऐसे बहुत सारे प्रदूषक होते हैं जो नॉर्मली हम लोग उस प्रदूषक को बाहर नहीं निकाल सकते, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं हमारे एनवायरनमेंट में, कुछ ऐसे प्लांट्स पाए जाते हैं जो इन प्रदूषकों को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, फिर अवशोषित करने के बाद इसका वायुमंडल में उत्सर्जन कर देगा। अब अगर वायुमंडल में उत्सर्जन कर दे रहा है प्रदूषकों को, तो फिर इन प्रदूषकों को क्या कर लिया जाता है, इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, इन प्रदूषकों को फिर हम लोग अपने तकनीक के माध्यम से सोख लेते हैं, जिससे हमारा वायुमंडल स्वच्छ हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, ये फाइटो वोलेटाइजेशन होता है। आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और देखो फाइटो एक्सट्रैक्शंस में क्या होता है कि भूमि के ऊपर स्थित कटाई योग्य बायोमास में संदूषकों को संचित करने हेतु पादपों की क्षमता के उपयोग में वृद्धि करना। तो दूसरे स्टेटमेंट देखो, कुछ ऐसे प्रदूषक होते हैं जो हमारी मिट्टी में होते हैं, ठीक है, लेकिन उसका अगर वायुमंडल में निर्मुक्त होगा तो वो ज़्यादा नुकसानदेह होता है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो वायुमंडल में निर्मुक्त नहीं हो सकते हैं पौधों द्वारा। ठीक है, जैसे सीसा हो गया, ठीक है, सीसा हो गया। तो कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो क्या करेगा, जैसे सूरजमुखी हो गया, आपका भारतीय सरसों हो गया, फर्न हो गया। तो ये सभी क्या करते हैं कि प्रदूषकों को अवशोषित करते हैं मृदा से, प्रदूषकों को मृदा से अवशोषित करके अपने उत्तकों में संचित कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया कि जो मिट्टी में प्रदूषक था वो उनके अब पौधों में अवशोषित हो जाता है, संचित हो जाता है। तो आपका दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा कह रहा है कि सूरजमुखी और सरसों के पादप वाणिज्यिक फाइटोरेमेडिएशन तकनीक के लिए उपयोग है। तो बिल्कुल तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। ओके, चलिए अगला देखिए। जैसे मान लो अगर आपको यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे मान लो कहीं पे कोई क्षेत्र है जहाँ पे सीसा बहुत ज़्यादा है, सीसा प्रदूषक बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में अगर वहाँ पे सीसा को ख़त्म करना है, इस प्रदूषक को ख़त्म करना है, तो वहाँ पे आप सूरजमुखी लगा दीजिए, या फिर आप तीन पत्तिया घास जिसको क्लोवर कहते हैं, या फिर अल्पाइन पेनिक्रिस कहते हैं, ये भी एक पादप होता है, या फिर हाइब्रिस पॉपुलर किलो, ये सभी जो होते हैं ये सीसा या फिर अन्य प्रदूषक को अवशोषित करने का काम करते हैं। ठीक है, तो ऐसी जगह पर अगर आप लगा देंगे तो वहाँ पे जो प्रदूषक होंगे सीसा जैसे, वो धीरे धीरे पौधों की टिश्यूज में संचित होने लगते हैं। अगला देखिए, प्रदूषक भुगतान के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसे सर्वप्रथम OECD यानी आर्थिक सहयोग और विकास संगठन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। दूसरा, प्रदूषक भुगतान सिद्धांत को 1992 रियो घोषणा का हिस्सा है। तीसरा, कार्बन कर प्रदूषण भुगतान सिद्धांत को लागू करने का एक नीतिगत साधन है। बताना है आपका कौन सा कथन सही है। ओके, तो दोस्तों प्रदूषण भुगतान जो है इसको किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो OECD द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। और 1992 रियो घोषणा का हिस्सा है ये प्रदूषक भुगतान सिद्धांत, तो ये दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। और कार्बन कर प्रदूषण भुगतान सिद्धांत को लागू करने का एक नीतिगत साधन है, तो तीसरा भी स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, सतही ओजोन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सतही ओजोन निर्माण के लिए सौर प्रकाश आवश्यक होता है। ओके, दूसरा, ओजोन फुफ्फुसीय ऊतकों में ऑक्सीकरण क्षति उत्पन्न करके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाती है। ओके, बताना है कि आपका कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों जो ये सतही, देखो एक हमारा ओजोन दो समताप मंडल में भी पाया जाता है, समताप मंडल में मान लो पाया जाता है, जो यूवी रेस को हमारे पृथ्वी तक नहीं आने देता है, हमारे धरातल तक नहीं आने देता है। एक होता है जो क्षोभ मंडल में पाया जाता है, क्षोभ मंडल पे जो यूवी रेस पाया जाता है ये हमारे लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो क्षोभ मंडल दो तरह के होता है, एक अच्छा क्षोभ मंडल होता है, सॉरी ओजोन लेयर दो तरह के होते हैं, एक अच्छा ओजोन होता है, दूसरा बुरा ओजोन होता है। अच्छा ओजोन समताप मंडल में पाया जाता है, जो हमारे यूवी रेस को धरातल तक आने नहीं देता है, हमारी रक्षा करता है। और जो ये धरातल पे जो ओजोन पाया जाता है, ये हम क्षोभ मंडल में जो पाया जाता है ये हमारे लिए अच्छा नहीं होता है। ठीक है, हमें नुकसान पहुंचाता है। अब देखो ये जो क्षोभ मंडल है, सतही ओजोन का निर्माण जो है सौर प्रकाश, सतही ओजोन के निर्माण के लिए सौर प्रकाश आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिक और प्रकाश और उच्च तापमान में अभिक्रिया करते हैं और इससे ओजोन बनता है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा, ये क्या करते हैं कि फुफ्फुसीय ऊतकों में ऑक्सीकरण क्षति उत्पन्न करके फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। अगला देखिए, मृदा प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन है कि वायुमंडलीय हथियार परीक्षण मानव जनित मृदा प्रदूषण का एक स्रोत है। दूसरा, IUCN द्वारा आयोजित वैश्विक मृदा भागीदारी संधारणीय मृदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त तंत्र है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट तो आपको सही है कि वायुमंडलीय हथियार परीक्षण जो है मानव जनित मृदा प्रदूषण का एक स्रोत है, लेकिन इस IUCN द्वारा आयोजित वैश्विक मृदा भागीदारी संधारणीय मृदा प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त तंत्र है, तो IUCN नहीं, यहाँ पे FAO होना चाहिए था। ठीक है, तो आपका दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ठीक है, तो पहला आपका सही है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुओं का आयात प्रतिबंधित है। ठीक है, हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के तहत कौन कौन सी वस्तुओं का आयात जो है प्रतिबंधित है। ओके, अपशिष्ट खाद्य वसा, घरेलू अपशिष्ट, पुनः उपयोग के लिए महत्वपूर्ण देखभाल चिकित्सीय उपकरण और अपशिष्ट हैलोजन युक्त कार्बनिक विलायक। बताएं किन किन का आयात जो है प्रतिबंधित है। तो इन चारों का आयात प्रतिबंधित है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, सीसा प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन दिया हुआ है कि सीसा को एक स्थायी कार्बनिक प्रदूषक के रूप में वर्गीकृत किया गया है। दूसरा, फाइटोरेमेडिएशन पौधों का उपयोग करके प्रदूषित मृदा से सीसा को अवशोषित कर सीसा प्रदूषण को कम कर सकता है। दूसरा, विश्व स्वास्थ्य संगठन कहता है कि सीसे से संपर्क का कोई भी ज्ञात स्तर सुरक्षित नहीं है। ओके, अब बताना है आपको कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों, सीसा एक स्थायी कार्बनिक प्रदूषक नहीं है, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। स्थायी कार्बनिक प्रदूषक क्या होते हैं, ये जो स्थायी कार्बनिक प्रदूषक होते हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, यानी ये जल्दी हमारे वातावरण से या हमारे एनवायरनमेंट से खत्म नहीं होते हैं। ये एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में बढ़ते ही जाते हैं। ठीक है, इसे स्थायी कार्बनिक प्रदूषक कहते हैं। ये निम्नीकृत नहीं होते हैं, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सीसा जो है स्थायी कार्बनिक प्रदूषक नहीं है। और अगर सीसा प्रदूषक को खत्म करना है तो इसके लिए आप फाइटोरेमेडिएशन पौधों का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि हमने बताया कि मान लो सूरजमुखी लगा दीजिए आप, या भारतीय सरसों का कोई पौधा लगा दीजिए, भारतीय सरसों लगा दीजिए। वहाँ पे क्या होगा, जो प्रदूषक होंगे सीसा प्रदूषक, वो प्रदूषक पौधों के टिश्यूज में इकट्ठे हो जाएंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। और WHO कहता है कि सीसे से संपर्क का कोई भी ज्ञात स्तर सुरक्षित नहीं है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा और तीसरा। अगला देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, इस प्रोटोकॉल के तहत वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों की सहायता करना है। दूसरा, यह प्रोटोकॉल विकसित और विकासशील देशों के अलग अलग समय सीमाओं के साथ ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों को चरणबद्ध तरीके से कम करता है। ओके, अगर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें दोस्तों, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1987 में अपनाया गया था। ठीक है, 1987 में अपनाया गया था और इसे जो है 1989 में यानी 1989 में लागू किया गया था। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर से संबंधित है, यानी कि ओजोन क्षयकारी पदार्थों के चरणबद्ध तरीके से खत्म करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था। ओके, अब पहला स्टेटमेंट जो कह रहा है कि आपका कि इस प्रोटोकॉल के तहत वैश्विक पर्यावरण सुविधा की स्थापना की गई थी, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों की सहायता करना था। तो नहीं, ये ओजोन परत से संबंधित है, यानी ओजोन क्षयकारी पदार्थों का क्या करना है, उसको खत्म करना है। तो ओजोन क्षयकारी पदार्थ या फिर कहें तो प्रदूषक, उनके खत्म करने, चरणबद्ध तरीके से खत्म करने से संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा आपका सही है कि प्रोटोकॉल विकसित और विकासशील देशों के अलग अलग समय सीमाओं के साथ ओजोन परत को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थों जैसे कि आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस हो गया, ठीक है, CFC जो जिसको क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहते हैं, हेलोन गैस हो गया, ये सभी क्या है, ओजोन को क्षति पहुंचाने वाले पदार्थ हैं। ठीक है, प्रदूषक हैं। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, रॉटरडैम कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। रॉटरडैम कन्वेंशन की बात करें तो इसको कब अपनाया गया था, तो इसको 1998 में अपनाया गया था और ये प्रभावी कब हुआ था, तो 2004 में जाकर के ये प्रभावी हुआ था। ठीक है, और इसे FAO और
यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूनेप द्वारा संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है। ठीक है, संयुक्त रूप से प्रबंधित किया जाता है FAO। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अरे विश्व स्वास्थ्य संगठन कह रही हूँ मैं, FAO। ओके, तो इसे FAO मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो रॉटरडम कन्वेंशन की अगर बात करें तो इसमें जो पहला स्टेटमेंट दिया रहा है आपको, एक बार इसको पढ़ लीजिए। तो इसमें गैर अनुपालक हेतु दंड लागू करने के लिए बाध्यकारी तंत्र का अभाव है। दूसरा, एक देश जिसने किसी कीटनाशक को अनुलग्नक 3 के तहत सूचीबद्ध किया है वह रॉटरडम कन्वेंशन के तहत घरेलू स्तर पर इसका उत्पादन और उपयोग जारी रख सकता है। ओके, और तीसरा, यह कन्वेंशन औद्योगिक रसायनों के साथ साथ कीटनाशकों को भी कवर करता है। तो दोस्तों, ये रॉटरडम कन्वेंशन क्या है? ये खतरनाक रसायनों और कीटनाशकों के लिए पूर्व सूचित सहमति प्रक्रिया पर आधारित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है रॉटरडम कन्वेंशन में कि जो खतरनाक रसायन और कीटनाशक होते हैं उसका मतलब इसका प्रयोग जो है, यानी कि अगर आपको आयात करना है, निर्यात करना है, तो एक बार इसको आपको अनुमति लेनी होगी, सहमति लेनी होगी। ठीक है, तो आपस में सभी देश जो है इस पर एक नियम बनाते हैं और उस आधार पे इसका प्रयोग करते हैं, कीटनाशक रसायन और जो ये रसायन होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए पहला स्टेटमेंट, तो पहला है कि ये एक गैर अनुपालक हेतु दंड लागू करने के लिए बाध्यकारी तंत्र, इसमें बाध्यकारी नहीं है ये, और इसके लिए कोई ये दंड देने का प्रावधान नहीं है। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि एक देश जिसने किसी कीटनाशक को अनुलग्नक 3 के तहत सूचीबद्ध किया है वो रॉटरडम कन्वेंशन के तहत घरेलू स्तर पर इसका उत्पादन और उपयोग जारी रख सकता है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। अनुलग्नक 3 में क्या होता है कि ऐसे रसायन होते हैं जिनका उपयोग जो है बहुत कम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अनुलग्नक 3 में आता है। अनुलग्नक 1 में ऐसे आते हैं जिनका उन्मूलन किया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जो उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, और और दूसरे में क्या होता है, दूसरे में प्रतिबंधित होते हैं, जैसे DDT हो गए, ऐसे प्रदूषक जो या फिर ऐसे रासायनिक जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाते हैं, तो उनके प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। पहले वाले में पूरी तरीके से उन्मूलन, यानी कि उसका उन्मूलन कर दिया जाना चाहिए। दूसरे वाले में प्रतिबंधित, तीसरे वाले में जो है मतलब ऐसे अवांछनीय उत्पादन होते हैं जिनका प्रयोग बहुत न्यूनतम किया जाना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तीसरा कह रहा है कि यह कन्वेंशन औद्योगिक रसायनों के साथ साथ कीटनाशकों को भी कवर करता है। तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं? तो दोस्तों, इससे पशुओं के प्रजनन में कमी आएगी, क्योंकि आपस में आप लोग को पता ही, अगर ध्वनि प्रदूषण, बहुत सारे ऐसे जीव जानवर होते हैं जो ध्वनि के माध्यम से आप लोकेट करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, या फिर ये एक दूसरे को कम्युनिकेट करते हैं अपने ध्वनि के माध्यम से। तो ऐसे में अगर ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है तो इनके प्रजनन में कमी आती है, पशुओं के प्रजनन में, और फसल उत्पादन में भी कमी आती है, क्योंकि जो बहुत सारे जो पशु होते हैं, अगर ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा आता है तो बहुत सारे पशु, जानवर, पक्षी ऐसे होते हैं जो पॉलिनेशन का काम करते हैं। ठीक है, वो पॉलिनेशन का काम करते हैं, परागण का काम करते हैं। अगर पॉलिनेशन नहीं होगा तो फिर नए पौधे नहीं आएंगे, नए पौधे नहीं होंगे तो फिर फसल का उत्पादन भी प्रभाव पड़ेगा। तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, और इमारतों को नुकसान भी पहुंचता है। अगर बहुत ज़्यादा ध्वनि होता है तेज, तो आप देखेंगे किस तरह से हमारे घर में रखी हुई चीज़ें वाइब्रेट करने लगती हैं। ठीक है, तो तीनों आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। अगला देखिए, खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पारी आवाजाही और उनके निपटान के नियंत्रण पर बेसल कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, बेसल कन्वेंशन के बारे में बात कर रहा है। तो पहला कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसल कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है। दूसरा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल नहीं है। तीसरा, बेसल प्रतिबंध संशोधन विकसित देशों से विकासशील देशों में खतरनाक अपशिष्टों के निर्यात को रोकता है। ओके, तो आपको बताना है कि कितने कथन सही है। ओके, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट आपका सही है। बेसल कन्वेंशन में क्या होता है दोस्तों, कि खतरनाक अपशिष्टों के निर्यात को रोकने से संबंधित है। ओके,
कि एक अगर कोई खतरनाक अपशिष्ट है तो उसको एक देश से दूसरे देश में निर्यात नहीं किया जाना चाहिए। तो बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत ऐसा होता है। तो पहला स्टेटमेंट जो है आपका कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने बेसल कन्वेंशन की पुष्टि नहीं की है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल नहीं है, तो बिल्कुल आपका रेडियोधर्मी अपशिष्ट को जो है बेसल कन्वेंशन के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है, तो दूसरा भी सही है। और बेसल प्रतिबंध जो है संशोधन विकसित देशों से विकासशील देशों में खतरनाक अपशिष्ट के निर्यात को रोकता है, तो तीसरा स्टेटमेंट भी सही है। ओके, तो इसमें क्या होता है बेसल कन्वेंशन में कि जो विकसित देश होते हैं अपने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो गए जो मतलब जो उपयोगी नहीं है, ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो उपयोगी नहीं है या फिर ऐसे बहुत सारे वस्तु जो उनके लिए उपयोगी नहीं है, तो ये क्या करते हैं डंप कर देते हैं विकासशील देशों में। तो ये जो अपशिष्ट है कहीं ना कहीं ये विकासशील देशों में प्रदूषण का कारण बनते हैं, और कारण बनेंगे भी एक तरह से। तो एक तो इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट है, ये तो अपने आप में एक प्रदूषण हो गया, और इससे जो निकले हुए बहुत सारे मान लो कोई ऐसा मान लो कोई स्वास्थ्य कोई जो हॉस्पिटल्स में यूज़ किए जाने वाले टूल्स होते हैं, मशीन होते हैं, उसमें भी बहुत सारे रेडियोधर्मी प्रदूषक उपस्थित होते हैं। तो ऐसे में अगर उसको विकसित देशों से विकासशील देशों में डंप किया जाता है, तो ये जो प्रदूषक है वहाँ विकासशील देशों में और ज़्यादा प्रदूषण स्तर को बढ़ाएगा, ठीक है। तो यही जो है बेसल कन्वेंशन इसको प्रतिबंधित करता है कि जो आपका ये अपशिष्ट है आप अपने यहाँ ही इसका निपटान करिए, इसको दूसरे देशों में निर्यात मत करिए, ठीक है। तो ये आपका बेसल कन्वेंशन हो गया। तो तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, ऑटोक्लेविंग प्रभावी जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ प्रबंधन में किस प्रकार का योगदान करता है। ऑटोक्लेविंग प्रभावी जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में किस प्रकार योगदान करता है, तो ये ऑटोक्लेविंग बताना है। ऑटोक्लेविंग क्या है ये, और ये किस प्रकार जो है जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में योगदान देता है, बताएं। तो दोस्तों ये उच्च दाब युक्त भाप के माध्यम से संक्रामक अपशिष्ट को जीवाणु रहित करता है और जिससे रोगजनक संचरण कम होता है। तो ये जो ऑटोक्लेविंग होता है इसमें क्या किया जाता है कि इसमें उच्च दाब पर इसमें क्या किया जाता है, उच्च दाब युक्त भाप में, ठीक है, उच्च दाब युक्त भाप के माध्यम से जो अपशिष्ट होते हैं संक्रामक अपशिष्ट उसको जो है जीवाणु रहित किया जाता है, यानी कि उसमें जो है इसको क्लीन किया जाता है इस आधार पर जिससे कि उसमें उपस्थित जीवाणु जो है वो खत्म हो जाए, ठीक है, जो संक्रामक अपशिष्ट होते हैं वो खत्म हो जाए और ये उपयोगी हो जाए, ठीक है। तो यही आपका ऑटोक्लेविंग होता है, इसका प्रयोग जो है चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन में किया जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि चिकित्सा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिसका प्रयोग बार बार किया जाता है, तो ऐसे में क्योंकि चिकित्सा से संबंधित टूल्स है तो बहुत सारे संक्रामक बैक्टीरियाज भी उसमें उपस्थित हो सकते हैं, तो इसका उपचार जो है ऑटोक्लेविंग के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, ये नियम इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी पर लागू नहीं होता है। दूसरा, विस्तारित निर्माता उत्तरदायित्व यानी ईपीआर बैटरी के आयातकों पर लागू नहीं होता है। तीसरा, ये नियम बैटरी के लैंडफिल और भस्मीकरण में निपटान को प्रतिबंधित करते हैं। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, तो दोस्तों बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2022 में जो है हर तरह के बैटरियों पर लागू होता है, न कि इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी पर लागू नहीं होता है, तो लागू होता है, ठीक है, हर तरह की बैटरियों पर लागू होता है। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। और ईपीआर बैटरी के आयातकों पर लागू नहीं होता है, तो ईपीआर जो है बैटरी जो आयातक बैटरी का आयात कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी होगी इस आयातक बैटरी का, यानी कि जिस बैटरी का वो आयात कर रहा है उसके निपटान की। तो ईपीआर बैटरी के आयातकों पर भी लागू होता है, इसमें दिया नहीं लागू होता है तो नहीं, ठीक है। तो जो आयातक होगा, जो निर्माता होगा या फिर कच्चे माल के रूप में किसी बैटरी के किस पार्ट्स को आयात कर रहा है तो उसका प्रयोग कर रहा है बैटरी के बनाने में, तो इससे जो अपशिष्ट निकलेगा तो इसका निपटान जो है उस कंपनी का निर्माता ही करेगा, ठीक है। तो यही आपका पीआर है, तो इस पर भी लागू होता है, तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा आपका सही है कि ये नियम बैटरी के लैंडफिल और भस्मीकरण में निपटान को प्रतिबंधित करता है, तो तीसरा सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक। अगला देखिए,
भारत में लाए गए नवीनतम प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत निम्नलिखित में से कौन सी एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुएं प्रतिबंधित है? ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित किया गया है। बताना है कि सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन सी आएंगी, कौन कौन सी सिंगल यूज प्लास्टिक्स आएंगी? ठीक है, सिंगल यूज प्लास्टिक वस्तुएं कौन कौन सी आएंगी जिन पर जो प्रतिबंधित हैं? तो पहला दिया कि प्लास्टिक की छड़ियों वाले ईयरबड, प्लास्टिक के कांटे, चम्मच, स्ट्रॉ जैसी कटलरी वस्तुएं, 120 माइक्रोन के ऊपर के प्लास्टिक बैग। चौथा, सजावटी के लिए इस्तेमाल होने वाला पॉलीस्टाइरीन। तो देखो दोस्तों, ऐसे प्लास्टिक को रखा गया है जो सिंगल यूज यानी एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसका यूज नहीं हो सकता है, और ना ही उसका जो है उसको रीयूज या रिसाइकल और रीयूज किया जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि 120 माइक्रोन से नीचे वाले जितने भी प्लास्टिक्स होंगे वो सभी सिंगल यूज प्लास्टिक्स के अंतर्गत आएंगे और उनको प्रतिबंधित किया गया है। 120 माइक्रोन के ऊपर वाले प्लास्टिक्स बैग्स को प्रतिबंधित नहीं किया गया, 120 माइक्रोन से नीचे वाले प्लास्टिक बैग्स को प्रतिबंधित किया गया है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। ओके, पहला स्टेटमेंट आपका सही कि प्लास्टिक की छड़ी वाले जो ईयरबड्स होते हैं वो जो है प्रतिबंधित है। प्लास्टिक के कांटे, चम्मच, स्ट्रॉ जैसी कटलरी वस्तुएं भी जो है ये सभी सिंगल यूज प्लास्टिक्स हैं जिनको प्रतिबंधित किया गया है, और साथ ही में जो सजावट के लिए इस्तेमाल होने वाले पॉलीस्टाइरीन होते हैं इनको भी प्रतिबंधित किया गया। तीसरा नहीं होगा, अगर जो तीसरा जिनको पता होगा तो इस आधार पे वो आंसर कर लेंगे। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिक पुनर्चक्रण के लिए अत्यधिक अनुकूल है? ठीक है, प्लास्टिक पुनर्चक्रण के लिए कौन अत्यधिक अनुकूल है ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें ध्यान दीजिएगा, आपका जो इसमें दिया है उच्च घनत्व युक्त पॉलीएथिलीन और टेरेफ्थलेट। ठीक है, दूसरा और तीसरा ये जो प्लास्टिक्स होती हैं मजबूत और टिकाऊ होती हैं। ठीक है, तो इसलिए इनका जो है पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकल और रीयूज किया जा सकता है। और पॉलीस्टाइरीन और पॉलीविनाइल क्लोराइड इनका इस प्लास्टिक का जो है पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो दूसरा और तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा? उच्च घनत्व वाली जो पॉलीएथिलीन होती हैं और पॉलीएथिलीन टेरेफ्थलेट इनका जो है पुनर्चक्रण किया जा सकता है। ठीक है, चलो अगला देखो, स्थायी कार्बनिक प्रदूषकों पर स्टॉकहोम कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला है कि एक बार जब कोई स्थायी प्रदूषक कार्बनिक प्रदूषक कन्वेंशन के अंतर्गत सूचीबद्ध हो जाता है तो बिना किसी छूट के उसे उसके उपयोग पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया जाता है। दूसरा कह रहा है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन में 3 अनुलग्नक शामिल हैं जो रसायनों को वर्गीकृत करते हैं तथा ये निर्दिष्ट करते हैं कि उन्हें किस प्रकार नियंत्रित किया जाना चाहिए। तीसरा है, स्थायी कार्बनिक प्रदूषक पूरी तरह से मानव निर्मित है और प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं। ओके, बताना है कौन सा कथन आपका सही है। बताएं। तो दोस्तों पहला जो कह रहा है कि एक बार जब कोई स्थायी प्रदूषक कार्बनिक प्रदूषक कन्वेंशन के अंतर्गत सूचीबद्ध हो जाता है, मान लो अगर कोई स्थायी कार्बनिक प्रदूषक है और जैसे मान लो डीडीटी, ठीक है, अब इसको जो है स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत सूचीबद्ध कर लिया जाता है, तो क्या इसको तुरंत ही इस बिना किसी छूट के तुरंत ही इस पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा? तो तुरंत प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा, ये व्यवहारिक नहीं है कि अचानक से इसको तुरंत सूचीबद्ध कर लिया गया और आज से जो है डीडीटी का उपयोग बंद, तो ये पॉसिबल नहीं है। धीरे धीरे चरणबद्ध, कोई भी आप लोग देखे होंगे कितना भी प्रदूषक होता है इसको टाइम दिया जाता है कि इतने दिनों तक इसको प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, यानी कि चरणबद्ध तरीके से खत्म किया जाता है। अचानक से सूचीबद्ध हुआ और अचानक से इस पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया गया इसके प्रयोग पे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है कि स्टॉकहोम कन्वेंशन में 3, हाँ बिल्कुल 3 अनुलग्नक हैं। 3 अनुलग्नक में जैसे कि पहला मैंने बताया था आप लोगों को कि उन्मूलन, यानी कि इसमें पहले में कि ऐसे प्रदूषक जिनका उन्मूलन किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, अनुलग्नक ए। अनुलग्नक बी में जो होता है ऐसे प्रदूषक होते हैं जिनका प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया जाना जरूरी है। ठीक है, प्रतिबंध लगाया जाना है, हर क्षेत्र पे प्रयोग नहीं हो सकता है, बहुत रेयरली प्रयोग किया जा सकता है। और अनुलग्नक सी में क्या है कि बहुत ही कम प्रयोग किया जाएगा ऐसे प्रदूषकों का। ठीक है, निम्न उपयोग पर ध्यान दिया जाएगा।
तो आपका दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका सही है। तीसरा क्या कह रहा है कि स्थायी कार्बनिक प्रदूषक पूरी तरीके से मानव निर्मित होते हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो आपका तीसरा गलत हो गया। पूरी तरीके से मानव निर्मित भी होते हैं स्थायी कार्बनिक प्रदूषक, लेकिन इसके साथ साथ ये प्राकृतिक रूप में भी होते हैं, तो तीसरा गलत हो गया। पहला गलत था, केवल एक कथन सही था, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में ऐसी अपशिष्ट वर्गीकरण श्रेणियों की न्यूनतम संख्या क्या है जिनका अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा बनाए रखे जाना आवश्यक है। ओके, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के संदर्भ में ऐसी अपशिष्ट वर्गीकरण श्रेणियों की न्यूनतम संख्या क्या है जिनका अपशिष्ट उत्पादकों द्वारा बनाए रखे जाना आवश्यक है। तो 3 है। ठीक है, क्या है? 3 वर्गीकरण है अपशिष्ट के। कौन कौन से? जैव निम्नीकरणीय, गैर जैव निम्नीकरणीय और खतरनाक घरेलू अपशिष्ट। ठीक है, चलिए अगला देखिए, प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, यानी कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है। दूसरा कह रहा है कि ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच विश्व में प्लास्टिक का सबसे बड़ा संग्रह है। बताना है कौन सा कथन आपका सही है प्लास्टिक प्रदूषण के संदर्भ में। तो दोस्तों, आपका जो पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन इंटरनेशनल जो है, ये जो है किसके द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है? तो IUCN द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक निजी भागीदारी है, न कि वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर द्वारा। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा सही है कि जो ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच है विश्व में प्लास्टिक का सबसे बड़ा संग्रह है। ठीक है, तो दूसरा सही है, पहला वाला गलत हो गया। अगला देखिए, प्राय सुर्खियों में रहने वाला बामाको कन्वेंशन मुख्यतः संबंधित है। बामाको कन्वेंशन जो है संबंधित है, तो ये अफ्रीकी देशों में और अफ्रीकी देशों के भीतर खतरनाक अपशिष्टों के सीमा पारी आवागमन से संबंधित है। देखो, अफ्रीकी देश जितने हैं सभी ने आपस में समझौता किया, सबने आपस में संधि किया कि जो ये खतरनाक अपशिष्ट हैं उसका अफ्रीकी देशों के भीतर खतरनाक अपशिष्टों का सीमा पारी आवागमन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला देखिए, प्रदूषण सूचकांक की सीमा और औद्योगिक वर्गीकरण। 21 से 40 इसमें दिया है सफेद, 41 से 59 नारंगी, 60 से अधिक लाल। तो दोस्तों 21 से लेकर 40 तक की अगर बात करें, प्रदूषण सूचकांक की सीमा है और फिर इसका वर्गीकरण किया गया है। तो बताना है 21 से 40 के भीतर जो है हरे रंग की श्रेणी में रखा गया है, हरे रंग की श्रेणी में। ठीक है, और सफेद रंग की श्रेणी को 1 से लेकर 20 तक के प्रदूषण सूचकांक की सीमा में सफेद रंग रखा गया है, और अगर प्रदूषण की सूचकांक 21 से 40 के बीच है तो उसको हरे रंग की श्रेणी में रखा जाएगा। तो आपका पहला गलत हो गया। 41 से लेकर 59 तक की अगर सूचकांक की बात करें तो ये नारंगी रंग और फिर 60 से अधिक में लाल रंग। तो दूसरा और तीसरा सही है, यानी केवल 2 युग्म सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला देखिए, अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में डाउन साइक्लिंग का क्या तात्पर्य है? डाउन साइक्लिंग, ओके, डाउन साइक्लिंग का क्या मतलब है कि निम्न गुणवत्ता और कम कार्य क्षमता वाले उत्पादों में सामग्रियों का पुनर्चक्रण। यानी मान लो आप किसी उत्पाद का पुनर्चक्रण कर रहे हो, ठीक है, उसे रिसाइकल कर रहे हो, तो रिसाइकल के दौरान जो इसमें पहले गुणवत्ता थी, अब रिसाइकल के बाद इसमें वो वाली गुणवत्ता नहीं रहेगी, यानी कि ये निम्न गुणवत्ता और इसकी कार्य क्षमता भी कम रहेगी। तो इसी को जो है डाउन साइक्लिंग कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, निम्न गुणवत्ता और कार्य क्षमता वाले उत्पादों में सामग्रियों का पुनर्चक्रण। ठीक है, अगले देखिए, भारत में परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ है, परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उत्पन्न रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंधन परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरा, रेडियोधर्मी स्रोतों का उपयोग करने वाली चिकित्सा सुविधाओं से उत्पन्न रेडियोधर्मी अपशिष्ट से AERB विनियमों से छूट दी गई है। दूसरा, रेडियोधर्मी अपशिष्ट हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब आपको बताना है कि कौन सा कथन, कितने कथन जो है आपके सही हैं। ओके,
तो दोस्तों भारत में परमाणु अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में जो आपका पहला स्टेटमेंट दिया है, ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में उत्पन्न रेडियोधर्मी, यानी कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों से जो रेडियोधर्मी उत्पन्न होता है, तो ये जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट है इसका प्रबंधन कौन करता है, तो परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड करता है। ठीक है, यानी कि ये जो है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधिकार क्षेत्र में आएगा रेडियोधर्मी अपशिष्ट का प्रबंधन। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहे हैं कि रेडियोधर्मी स्रोतों का उपयोग करने वाली चिकित्सा सुविधाओं से उत्पन्न रेडियोधर्मी अपशिष्ट को AERB विनियमों से छूट प्राप्त है। तो देखो दोस्तों, चिकित्सा सुविधाओं से जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न होता है, क्या उनको परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर रखा गया है? तो नहीं, उनको भी जो है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के विनियमों के अंतर्गत रखा गया है, यानी कि ये जो है AERB विनियमन से इसको छूट प्राप्त नहीं होगी। ठीक है, तो जो चिकित्सा सुविधाओं से जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट उत्पन्न होगा उसको भी AERB के विनियमों के अंतर्गत रखा जाएगा। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि रेडियोधर्मी अपशिष्ट हानिकारक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के प्रावधानों के अंतर्गत आता है। तो तीसरा आपका गलत हो गया। जो रेडियोधर्मी अपशिष्ट है ये परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के अंतर्गत आता है। तो तीसरा गलत हो गया। कितने कथन सही है, तो केवल एक कथन सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित एक स्वायत्त निकाय है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा कह रहा है कि यह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की गतिविधियों का समन्वय करता है और उनके बीच विवादों का समाधान करता है। बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, तो दोस्तों केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है इसका गठन कब हुआ था? 1974 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, ये जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत आता है। ये जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1974 के अंतर्गत आता है, न कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा जो है ये राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की गतिविधियों का समन्वय करता है और उनके बीच विवादों का समाधान करता है। तो दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए, जलवायु वित्त नेतृत्व पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह विश्व बैंक के नेतृत्व में अग्रणी वित्तीय संस्थानों का एक समूह है। ओके, जलवायु वित्त नेतृत्व पहल के बारे में बात कर रहा है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत ने निम्न कार्बन उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में संधारणीय और संरचनात्मक परियोजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए CFLI के साथ भागीदारी की है। ओके, बताना है कि कौन सा कथन आपका सही है। ओके, सार्वजनिक क्षेत्र के वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए, यहाँ पे ये ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट। चलिए अब देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि जलवायु वित्त नेतृत्व पहल को जो है विश्व बैंक के नेतृत्व में अग्रणी वित्तीय संस्थानों का एक समूह है। तो विश्व बैंक के नेतृत्व नहीं, विश्व बैंक नहीं, यूनाइटेड नेशन महासभा, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो महासचिव थे, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के अनुरोध पर जो है इसे ब्लूमबर्ग द्वारा इसको स्थापित किया गया था, इस समूह को। तो आपका पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि भारत ने निम्न कार्बन उत्सर्जन वाले क्षेत्रों में संधारणीय और संरचनात्मक परियोजनाओं में सार्वजनिक क्षेत्र नहीं, यहाँ पे निजी क्षेत्र होना चाहिए था। ठीक है, निजी क्षेत्र के वित्त पोषण में, ठीक है, निजी क्षेत्र के वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पे आपका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी ना तो एक और ना ही दो। ओके, अगला देखिए, हाल ही में OECD ने विकसित देशों द्वारा जुटाए गए वार्षिक जलवायु वित्त के समग्र रुझानों पर प्रकाश डालते हुए एक रिपोर्ट जारी किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, विकसित देशों द्वारा प्रदान किए गए और जुटाए गए कुल जलवायु वित्त का आधे से अधिक हिस्सा अनुकूलन वित्त के लिए आवंटित किया जाता है। दूसरा है, जलवायु वित्त में सर्वाधिक हिस्सा अनुदान और इक्विटी निवेश का है। इसके बाद विकसित देशों द्वारा विकासशील देशों को दिए गए ऋण। ठीक है, तीसरा कह रहा है कि निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक जलवायु वित्त जुटाता है।
बताना है कितने कथन आपके सही हैं। तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट देखिए, तो पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि विकसित देशों द्वारा प्रदान किए गए और जुटाए गए कुल जलवायु वित्त का आधे से अधिक हिस्सा अनुकूलन वित्त के लिए आवंटित किया गया है। ठीक है, आधे से अधिक हिस्सा नहीं बल्कि केवल 27% जो है अनुकूलन वित्त के लिए आवंटित किया गया। तो आपका पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि जलवायु वित्त में सर्वाधिक हिस्सा अनुदान नहीं, जलवायु वित्त में सर्वाधिक हिस्सा ऋण का है, सर्वाधिक हिस्सा ऋण का है। ठीक है, और इक्विटी निवेश नगण्य के बराबर है। ठीक है, और अनुदान है लेकिन अनुदान का हिस्सा ज्यादा नहीं है, कम है, बहुत कम है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। तीसरा कह रहा है कि निजी क्षेत्र जो है सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में अधिक जलवायु वित्त जुटाता है, तो गलत है तीसरा भी, बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र जो है जलवायु वित्त अधिक जुटाता है निजी क्षेत्र की तुलना में। ठीक है, तो तीसरा भी गलत हो गया। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ना मतलब कोई भी कथन आपके सही नहीं है। अगला देखिए, जैव ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है सौर और पवन ऊर्जा के विपरीत जैव ईंधन परिवहन की क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक उपयुक्त है। बायोडीजल को किसी भी अनुपात में पेट्रोलियम व्युत्पन्न डीजल के साथ मिश्रित किया जा सकता है। तीसरा, बायोब्यूटेनॉल में इथेनॉल की तुलना में अधिक ऊर्जा की मात्रा होती है, भले ही दोनों एक ही फीड स्टॉक से उत्पादित होते हैं। बताना है कौन सा कथन आपका सही है। ओके, चलो, तो दोस्तों सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के विपरीत जो जैव ईंधन होता है परिवहन क्षेत्र की मांगों को पूरा करने के लिए अधिक उपयुक्त है। आपका पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा कह रहा है कि बायोडीजल को किसी भी अनुपात में पेट्रोलियम व्युत्पन्न डीजल के साथ मिश्रित किया जा सकता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तीसरा भी आपका सही कि बायोब्यूटेनॉल में इथेनॉल की तुलना में अधिक ऊर्जा की मात्रा होती है, यानी कि जो बायोब्यूटेनॉल होता है इसमें ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है इथेनॉल की तुलना में। ठीक है, भले ही दोनों एक ही फीड स्टॉक से उत्पादित होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ग्रे हाइड्रोजन पारंपरिक रूप से मीथेन के विखंडन से उत्पन्न होता है और टर्कॉइज हाइड्रोजन मीथेन के ताप अपघटन से प्राप्त होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट आपके सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन के पारंपरिक रूप से मीथेन के विखंडन से उत्पन्न होता है और जो टर्कॉइज हाइड्रोजन होता है ये मीथेन के ताप अपघटन से प्राप्त होता है। अगला देखिए, सिंथेटिक ईंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है सिंथेटिक ईंधन रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से गैर पेट्रोलियम आधारित स्रोतों से उत्पादित किए जाते हैं। ओके, दूसरा कह रहा है कि कैप्चर्ड कार्बन हाइड्रोक्साइड सिंथेटिक ईंधन के लिए फीड स्टॉक के रूप में काम करती है। तीसरा, पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में सिंथेटिक ईंधन का कार्बन फुटप्रिंट अधिक होता है। ओके, बताना है कितने कथन आपके सही हैं। तो दोस्तों सिंथेटिक ईंधन रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से गैर पेट्रोलियम आधारित स्रोतों से उत्पादित किए जाते हैं, तो आपका पहला सही है। और कैप्चर्ड कार्बन डाइऑक्साइड सिंथेटिक ईंधन के लिए फीड स्टॉक के रूप में कार्य करती है, तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा जो कह रहा है कि जो जीवाश्म ईंधन है पारंपरिक जीवाश्म ईंधन की तुलना में सिंथेटिक ईंधन का कार्बन फुटप्रिंट अधिक होता है, नहीं, सिंथेटिक ईंधन का कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम होता है। ठीक है, नगण्य के बराबर होता है। तो आपका तीसरा स्टेटमेंट गलत है, बल्कि जो पारंपरिक जीवाश्म ईंधन होती है इसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा होता है, हमारे एनवायरनमेंट पे ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने का काम करता है। तो दो स्टेटमेंट सही है, एक गलत है आपका। अगला देखिए, महासागरीय तापीय ऊर्जा मुख्य रूप से पृथ्वी के भूमध्य क्षेत्रों में व्यवहार्य है। दूसरा, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में सतही जल और गहरे समुद्री जल के बीच तापीय प्रवणता वर्ष भर पर्याप्त रूप में उच्च रहती है। बताएं कौन सा कथन आपके सही है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा कि जो हमारा भूमध्य रेखीय क्षेत्र होता है यहाँ पे सूर्य की किरणें पर्याप्त मात्रा में पाई जाती हैं, तो यहाँ पे तापमान काफी उच्च बना रहता है। तो आपका दोनों ही स्टेटमेंट सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कथन एक कथन दो दोनों सही है और कथन दो जो है कथन एक की व्याख्या करता है। चलो अगला देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, हम लोग ज्यादा टाइम लेंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। अगला देखिए, जलवायु वित्त निवेश और व्यापार वार्ता के लिए बाकू पहल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला कथन कह रहा है कि यह अज़रबैजान के नेतृत्व में प्रारंभ की गई एक पहल है, जिसे आधिकारिक तौर पर जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के COP29 सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। दूसरा है, इसका उद्देश्य जलवायु वित्त, निवेश और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय, क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय प्लेटफॉर्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना और WTO और संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास द्वारा समर्थित है। ठीक है, तो दोस्तों जलवायु वित्त, निवेश और व्यापार वार्ता के लिए बाकू पहल के संदर्भ में ये तीनों ही स्टेटमेंट सही कि इसे अज़रबैजान के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, COP29 सम्मेलन के दौरान इसे लॉन्च किया गया था। और दूसरा भी इसका उद्देश्य क्या है, जलवायु वित्त, निवेश और व्यापार संबंधों को बढ़ावा देना। तीसरा है कि इसको WTO और संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास द्वारा समर्थन दिया गया। तो तीनों स्टेटमेंट सही, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला देखिए, फ्यूल सेल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि ईंधन सेल में ईंधन और ऑक्सीडेंट के बीच विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। दूसरा, ईंधन सेल में केवल तरल इलेक्ट्रोलाइट्स का ही उपयोग किया जा सकता है। तीसरा, ईंधन सेल की दक्षता दहन इंजन की तुलना में उच्च होती है और उनसे उत्सर्जन भी कम होता है। बताना है कितने कथन आपके सही है। ओके, तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट आपका सही है कि ईंधन सेल में ईंधन और ऑक्सीडेंट के बीच विद्युत रासायनिक अभिक्रिया द्वारा जो है विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। लेकिन ईंधन सेल में केवल तरल इलेक्ट्रोलाइट्स का ही उपयोग नहीं होता है, बल्कि ठोस इलेक्ट्रोलाइट्स का भी उपयोग होता है। तो दूसरा गलत हो गया। तीसरा आपका सही है कि ईंधन सेल की दक्षता जो है दहन इंजन की तुलना में उच्च होती है और इनसे उत्सर्जन भी कम होता है। तो तीसरा सही है। तो कितने कथन सही हुए, केवल 2 कथन सही हुए। अगला देखिए, गैर नवीकरणीय ऊर्जा के प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि कोयले का निर्माण पादप जीवाश्मों के अवशेषों से होता है। इनका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। दूसरा है कि गैसोलीन और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पाद कच्चे तेल से प्राप्त होते हैं। तीसरा, प्राकृतिक गैस मुख्यतः ईथेन से बने होते हैं और इसका उपयोग मुख्य रूप से तापन और खाना पकाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बताना है कि आपका कौन सा कथन सही नहीं है गैर नवीकरणीय ऊर्जा के प्रकारों के संदर्भ में। तो आपका पहला स्टेटमेंट सही कि कोयले का निर्माण जो है पादप जीवाश्मों के अवशेषों से होता है और इसका उपयोग मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन हेतु किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। और दूसरा कह रहा है कि गैसोलीन और डीजल जैसे पेट्रोलियम उत्पाद कच्चे तेल से प्राप्त होते हैं। तो दूसरा भी सही है। लेकिन तीसरा क्या कह रहा है कि प्राकृतिक गैस इथेन से बने होते हैं। तो इथेन से नहीं, मीथेन से बने होते हैं। ठीक है, इथेन से नहीं, मीथेन से बने होते हैं। तो तीसरा गलत हो गया। 2 कथन सही है। आंसर पूछा कितने कथन सही नहीं है, तो केवल 1 कथन आपका सही नहीं है, वो भी तीसरा वाला। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला देखिए, ऊर्जा संक्रमण की अवधारणा से तात्पर्य। ऊर्जा संक्रमण से क्या तात्पर्य है? तो जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा प्रणालियों से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की ओर स्थानांतरण ही आपका ऊर्जा संक्रमण कहलाता है। ठीक है, चलो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से कारक जल विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित करते हैं? ओके, तो जल विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पन्न की जा सकने वाली ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित करते हैं। तो ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित करेगा जल स्तंभ की ऊंचाई, जल का घनत्व, जल का तापमान और जल की गुणवत्ता। ये चारों ही जो है जल विद्युत संयंत्र में ऊर्जा की मात्रा को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस सेशन का ये लास्ट क्वेश्चन था, क्योंकि मेरे को थोड़ा प्रॉब्लम है और आज मुझे एंशिएंट हिस्ट्री का जो आपका शॉर्ट नोट्स बन रहा है उसको कंप्लीट करना है, ताकि आप लोग की एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास और आर्ट एंड कल्चर की क्लास मैं लूँ, मैराथन क्लास। ओके, तो उसमें मुझे थोड़ा सा अभी बहुत सारी चीज़ें अपडेट करनी है। तो अभी यहाँ तक हम लोग 50 क्वेश्चन ही करेंगे, बस जैसे ही वो कंप्लीट होगा फिर मैं आप लोग को फुल क्लास कराऊंगी। लेकिन आपको बस भरोसा रखना है मेरे पे और प्रैक्टिस करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिवीजन करिए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।